Yeah. हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल मोटिवेशनल क्रिएटर जोन। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखे थे, 7 तरह के इंटरफेस ई कॉमर्स कंपनी का, यानी 7 इंटरफेसेस ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स इन ई कॉमर्स हम लोग देखे थे प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ई कॉमर्स, यानी ई कॉमर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, उसके लिए बेसिक चीज़ें क्या क्या चीज़ ज़रूरत होती है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो आप सब तक जल्द से जल्द पहुंच पाएँ। तो चलिए दोस्तों, बिना वीडियो को स्टॉप किए हुए हम आप लोग को आज ले चलते हैं इस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, यानी ई कॉमर्स का एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होता है। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, देयर आर फॉलोइंग बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ई कॉमर्स। कहने का मतलब है कि एक ई कॉमर्स के लिए बहुत सारे बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर का ज़रूरत होते हैं, यानी बेसिकली रूप से स्ट्रक्चर उसका तैयार कैसे किया जाता है इसके बारे में हम लोग देख पाते हैं। जैसे सबसे बेसिक रूप में किसी भी ई कॉमर्स कंपनी के लिए हम लोग जानते हैं सबसे पहले उसके लिए इंटरनेट का ज़रूरत पड़ेगा, या फिर इंटरनेट के अलावा इंट्रानेट का ज़रूरत पड़ेगा, इसके अलावा एक्स्ट्रानेट का ज़रूरत पड़ेगा, इसके अलावा एक वेबसाइट, यानी वेबसाइट बिल्डर जिसको बोलते हैं हम लोग, www जिसको वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सब एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैं किसी भी ई कॉमर्स कंपनी के लिए। इसके अलावा और भी, जैसे हम लोग जानेंगे दोस्तों, वेबसाइट क्या होता है, वेब सर्वर क्या होता है, सबनेटिंग क्या होता है, या फिर इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन करवाना है एक जगह से दूसरे जगह, तो उसके लिए एफटीपी क्या होता है दोस्तों, एचटीटीपी क्या होता है, एसएमटीपी क्या होता है, ईमेल ट्रांसफ़र क्या होता है। तो ये सारे चीज़ों के बारे में दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो ट्यूटोरियल में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना वीडियो को स्टॉप किए हुए हम आप लोग को ले चलते हैं बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, जिसमें सबसे पहला इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी किसी भी ई कॉमर्स कंपनी के लिए टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। तो टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर दोस्तों, जिसके अंदर हम लोग इंटरनेट के थ्रू या फिर किसी भी वर्ल्ड वाइड वेब का या फिर वेब एप्लीकेशन का यूज करके जब हम लोग एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं तो उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं दोस्तों टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले इंटरनेट एंड www की ओर, यानी देखते हैं इंटरनेट क्या होता है दोस्तों, इंटरनेट कितने तरह के होते हैं, और www क्या होता है, दैट मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं आज के इस वीडियो में सबसे पहले इंटरनेट क्या होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंटरनेट जो होता है दोस्तों, वो एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड होता है। सेट ऑफ स्टैंडर्ड कहने का मतलब किसी भी कम्युनिकेशन के लिए जो छोटे छोटे स्टैंडर्ड पार्ट यूज किए जाते हैं उसी को बोलते हैं दोस्तों हम लोग सेट ऑफ स्टैंडर्ड फॉर कम्युनिकेशन। अब बोलिए कि सर कम्युनिकेशन किसके बीच में होगा, तो कम्युनिकेशन जो भी होगा दोस्तों वो किसी भी हेट्रोजेनियस नेटवर्क, कहने का मतलब किसी भी तरह का लैन नेटवर्क होना चाहिए, किसी भी तरह का बैन नेटवर्क होना चाहिए, या फिर किसी भी तरह का मैन नेटवर्क होना चाहिए, यानी लैन बैन मैन, दैट मीन्स हेट्रोजेनियस टाइप के, यानी विजातीय रूप के जितने भी नेटवर्क होंगे वो सारे के बीच में एक स्टैंडर्ड तरीके से कम्युनिकेट करवाता है दोस्तों इंटरनेट। इसीलिए इंटरनेट को बोला जाता है सेट ऑफ स्टैंडर्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन सेवरल हेट्रोजेनियस नेटवर्क। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस ट्यूटोरियल में, इंटरनेट के अंदर it defines a set of standard for communications between several heterogeneous networks, that means LANs, MANs या फिर WANs। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि जितने भी सेवरल हेट्रोजेनियस नेटवर्क होते हैं वो सारे के बीच में
एक स्टैंडर्ड तरीके से कम्युनिकेशन करवाना, स्टैंडर्ड तरीके से अपने इंफॉर्मेशन को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ले जाना कहलाता है दोस्तों इंटरनेट। तो कोई भी पूछे इंटरनेट क्या होता है तो उसको बताएंगे इंटरनेट बस कुछ नहीं है, एक तरह का सेट ऑफ स्टैंडर्ड है जिसके थ्रू किसी भी सेवरल हेट्रोजेनियस नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवाया जाता है। तो ये था दोस्तों हमारा इंटरनेट। अब इसका इंटरनेट का ही एक और पार्ट होता है दोस्तों जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्रानेट। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग कि इंट्रानेट क्या होता है। तो इंट्रानेट के अंदर जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि ये क्या है, तो ये एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है। इंटरकनेक्टेड नेटवर्क कहने का मतलब दोस्तों कि जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एक्सटेंड नहीं करता है बल्कि सिर्फ उसके अंदर यूज होने वाले वर्क को या फिर उसके अंदर यूज होने वाले डिवाइसेस को इंटरकनेक्टेड करता है, मतलब आपस में कनेक्टेड करने का काम करता है, इसीलिए उसको बोलते हैं हम लोग इंट्रानेट। जैसे हम लोग केबल के थ्रू एक सिस्टम को दूसरे से कनेक्ट कर लेते हैं तो वो क्या है, इंट्रानेट है। तो यहाँ पे हम लोग दोस्तों देखें क्या कि इंट्रानेट क्या है, तो बस इंट्रानेट एक तरह का इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है जो क्या करता है कि ऑर्गेनाइजेशन को आगे की ओर एक्सटेंड नहीं करता है बल्कि उसके अंदर अवेलेबल जितने भी सिस्टम है वो सारे को इंटरनल रूप में कनेक्ट करता है। दैट मीन्स एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम करता है। जैसा कि यहाँ पे हम लोग इस ट्यूटोरियल में देख पा रहे हैं, इट इज ए इंटरकनेक्टेड नेटवर्क दैट डज नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड द ऑर्गेनाइजेशन। कहने का मतलब है दोस्तों कि ये जो है वो एक तरह का इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन को एक्सटेंड करने का काम नहीं करता है। तो ये था दोस्तों हमारा इंट्रानेट। अब चलिए दोस्तों हम आगे की ओर बढ़ते हैं जिसमें हम लोग देख पा रहे हैं एक्स्ट्रानेट, यानी एक्स्ट्रानेट क्या होता है इसके अंदर चलिए हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, एक्स्ट्रानेट यानी इंट्रानेट एक्सटेंडेड टू इंक्लूड entities outside boundary of the organization and connects with supplier, business partners and other authorized user is known as extranet। कहने का मतलब है दोस्तों कि एक्स्ट्रानेट क्या होता है, तो एक्स्ट्रानेट जो होता है दोस्तों वो इंट्रानेट का ही एक्सटेंडेड वर्जन होता है। लेकिन एक्स्ट्रानेट करता क्या है, तो एक लिमिट बाउंड्री जो होता है ऑर्गेनाइजेशन का उसके बाहर के भी एंटिटी को इंक्लूड करता है और इंक्लूड करके अपने सप्लायर के साथ या फिर बिजनेस पार्टनर के साथ या फिर किसी अदर ऑथोराइज्ड यूजर के साथ उसको कनेक्ट करने का काम करता है। दैट मीन्स उस सिस्टम को कनेक्ट करने का काम करता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों क्या, एक्स्ट्रानेट, जैसा कि आप लोग इस वीडियो ट्यूटोरियल में यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों इस तरह से हम लोग देखें कि इंटरनेट क्या होता है, इंट्रानेट क्या होता है और एक्स्ट्रानेट क्या होता है। तो चलिए दोस्तों आगे की ट्यूटोरियल की ओर, आगे टॉपिक की ओर बढ़ते हुए हम लोग चलते हैं अब www की ओर, जिसको हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से भी जानते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि www क्या है, तो www दैट मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब एक तरह का इंटरनेट का सबनेट है। कहने का मतलब इंटरनेट का एक छोटा सा पार्ट है जो प्रोवाइड करता है दोस्तों क्या, किसी भी स्टैंडर्ड इंटरफेस को प्रोवाइड करता है। किसके लिए, तो इंफॉर्मेशन को पब्लिश और एक सिस्टम से अनदर सिस्टम को अंदर एक्सचेंज करवाने के लिए। दैट मीन्स इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करवाने के लिए और उसको वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम एक्सचेंजिंग करवाने के लिए यूज करते हैं किसका दोस्तों, तो www का, जिसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। जैसा कि आप लोग यहाँ पे इस ट्यूटोरियल में देख पा रहे होंगे, इट इज a subnet of the internet that provides for an easy to use a standard interface for publishing and exchanging information। कहने का मतलब है दोस्तों कि www क्या है, तो इंटरनेट का एक छोटा पार्ट है, इसीलिए इसको सबनेट बोला जाता है, जो प्रोवाइड करता है एक तरह का स्टैंडर्ड इंटरफेस। किसके लिए, तो पब्लिशिंग एंड एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। दैट मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी इंफॉर्मेशन को पब्लिश करने के लिए या फिर वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम एक्सचेंज करने के लिए। तो इस तरह से हम लोग देखें दोस्तों इस ट्यूटोरियल में कि इंटरनेट क्या होता है, इंट्रानेट क्या होता है, एक्स्ट्रानेट क्या होता है और www क्या होता है। अब चलिए दोस्तों हम लोग ट्यूटोरियल में आगे की ओर बढ़ते हुए देखते हैं कि
www जो होता है यानी www जो होता है, वर्ल्ड वाइड वेब जो होता है, वो जनरली हार्डवेयर को भी कंटेन करता है। जैसे हार्डवेयर कहने का मतलब क्लाइंट मशीन एंड सर्वर, जहाँ पे किसी भी तरह का डेटा अपलोड हो, यानी हार्डवेयर को भी कंटेन करता है। इसके अलावा वर्ल्ड वाइड वेब जो है दोस्तों, वो सॉफ्टवेयर को भी कंटेन करता है, जैसे किसी भी तरह का ब्राउजर हो गया या फिर सर्वर सॉफ्टवेयर हो गया। तो इस तरह से सॉफ्टवेयर को भी इंक्लूड करता है और इसके अलावा एक प्रोटोकॉल को भी इंक्लूड करता है। कौन? तो वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि वर्ल्ड वाइड वेब जनरली 3 तरह के थिंग्स कंटेन करता है, जिसमें सबसे पहला को हम लोग बोलते हैं हार्डवेयर, जैसे कहने का मतलब किसी भी तरह का क्लाइंट मशीन एंड सर्वर हो, या फिर सॉफ्टवेयर जिसके अंदर किसी भी तरह का वेब ब्राउजर आ सकते हैं, या फिर प्रोटोकॉल्स जिसके अंदर हम लोग जानेंगे दोस्तों HTTP, दैट मीन्स हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, XML जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, एंड HTML जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से हम लोग देखें क्या कि वर्ल्ड वाइड वेब जो होता है वो 3 तरह के थिंग्स कंटेन्स करते हैं, जिसमें सबसे पहला हार्डवेयर है दोस्तों, सेकंड में आप लोग देख पा रहे होंगे सॉफ्टवेयर, और थर्ड में हम लोग देख पा रहे हैं क्या, प्रोटोकॉल्स। तो ये था दोस्तों हमारा वर्ल्ड वाइड वेब। अब हम लोग चलते हैं कि आगे टेक्निकल फीचर्स जानने से पहले एक वेबसाइट के बारे में जानते हैं सबसे पहले कि वेबसाइट क्या होता है। तो वेबसाइट दोस्तों कुछ नहीं होता है, बस कलेक्शन ऑफ फाइल्स एंड सॉफ्टवेयर होता है जो इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड होता है। कहने का मतलब है दोस्तों कि वेबसाइट किसको बोलेंगे, तो द कलेक्शन ऑफ फाइल्स एंड सॉफ्टवेयर कनेक्टेड टू इंटरनेट इज नोन एज वेबसाइट। जैसा कि आप लोग इस ट्यूटोरियल में देख पा रहे हैं दोस्तों, क्या इट इज, यहाँ पे ध्यान देंगे, इट इज ए कलेक्शन ऑफ फाइल्स एंड सॉफ्टवेयर कनेक्टेड टू इंटरनेट। कहने का मतलब दोस्तों कि वैसा कलेक्शंस फाइल्स और सॉफ्टवेयर का जिसके थ्रू इंटरनेट जो होता है वो कनेक्ट होता है, यानी इंटरनेट कनेक्ट करके हम किसी भी फाइल्स या सॉफ्टवेयर का जब यूज करते हैं दोस्तों, तब उसको हम लोग बोलते हैं क्या, वेबसाइट। यानी एक लाइन में हम लोग क्या बोलेंगे कि द कलेक्शन ऑफ फाइल्स एंड सॉफ्टवेयर विच इज कनेक्टेड टू इंटरनेट इज नोन एज वेबसाइट। यानी वेबसाइट क्या है, तो एक तरह का कलेक्शन है किसका, फाइल और सॉफ्टवेयर का, जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड होता है, तब उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों क्या, वेबसाइट। तो इस तरह से हम लोग देखें वेबसाइट क्या होता है। चलिए दोस्तों आगे की ओर हम लोग चलते हैं और देखते हैं अब वेब सर्वर क्या होता है। तो वेब सर्वर में जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों कि वेब सर्वर क्या है, तो वेब सर्वर भी एक तरह का सिस्टम होता है जो क्या करता है, किसी भी डेटा को वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर, यानी वर्ल्ड वाइड वेब के फॉर्मेट में स्टोर करता है या फिर मैनेज करता है, या फिर उसको वन यूजर टू अनदर यूजर, दैट मीन्स वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, उसको सप्लाई करने का काम करता है, उसको ट्रांसफर करने का काम करता है, तब उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों क्या, वेब सर्वर। यानी वेब सर्वर क्या है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे वेब सर्वर दोस्तों एक तरह का सिस्टम होता है जो क्या करता है, किसी भी वर्ल्ड वाइड वेब के तहत किसी भी पर्टिकुलर डेटा को स्टोर करने का काम करता है, उसको मैनेज करने का काम करता है, और उसको वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम सप्लाई करने का काम करता है, दैट मीन्स उसको ट्रांसफर करने का काम करता है। तब दोस्तों उसको हम लोग बोलते हैं वेब सर्वर। यानी लैंग्वेज में हम लोग कैसे बोलेंगे, तो चलिए देखते हैं दोस्तों लैंग्वेज में। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, ए सिस्टम दैट स्टोर्स मैनेज एंड सप्लाई इनटू www इज नोन एज वेब सर्वर। यानी यहाँ पे हम लोग क्या देखें दोस्तों, ए सिस्टम दैट स्टोर्स मैनेज एंड सप्लाइज इनटू www, यानी कहने का मतलब वैसा सिस्टम जो किसी भी डेटा को वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर स्टोर करने का काम करे, मैनेज करने का काम करे, या फिर सप्लाई करने का काम करे वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, तब उस तरह के सर्वर को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, वेब सर्वर। तो ये देखें हम लोग क्या, वेब सर्वर क्या होता है, वेबसाइट क्या होता है। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं सबनेटिंग क्या होता है, यानी सबनेटिंग क्यों यूज किया जाता है एक ई कॉमर्स के अंदर। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों सबनेटिंग क्या होता है, तो सबनेटिंग जो होता है दोस्तों वो किसी भी आईपी एड्रेस को हेट्रोजीनियस नेटवर्क के अंदर
किसी भी आईपी एड्रेसेस को फाइंड करने के लिए या फिर उसके आईपी एड्रेस को ऑलरेडी रिजर्व करने के लिए सबनेटिंग का यूज किया जाता है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं हम लोग सबनेटिंग क्या है। तो जैसा कि आप लोग इस ट्यूटोरियल में देख पा रहे हैं, ध्यान देंगे जहां पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, इट इज यूज्ड टू रिजर्व्ड आईपी एड्रेसेस विद इन लैंस एंड मैन्स। कहने का मतलब है दोस्तों कि सबनेटिंग का यूज क्यों किया जाता है, तो किसी भी आईपी एड्रेस को रिजर्व करने के लिए। तो किसके आईपी एड्रेस को रिजर्व करने के लिए, तो यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, लैंस एंड बैंस, यानी लोकल एरिया नेटवर्क्स और वाइड एरिया नेटवर्क का जो आईपी एड्रेस होगा उसको रिजर्व करने के लिए एक वेब पेज हेतु, यानी अपने कंपनी के हिस्ट्री के लिए रिजर्व करने हेतु सबनेटिंग का यूज किया जाता है। जिससे क्या होता है दोस्तों, टू प्रोवाइड एडिशनल एड्रेस स्पेस। इससे क्या होता है कि रिजर्व कर लिया जाता है तो एक अलग तरीके का एड्रेस स्पेस प्रोवाइड कर हो जाता है। किसका, तो आईपी एड्रेस, दूसरे आईपी एड्रेस को कंटेन करने के लिए एक अलग तरीके का एडिशनल एड्रेस स्पेस क्रिएट हो जाता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं दोस्तों सबनेटिंग। तो इसके अंदर जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, इट इज यूज्ड टू रिजर्व आईपी एड्रेसेस विद इन लैंस एंड मैन्स टू प्रोवाइड एडिशनल एड्रेसेस स्पेस। कहने का मतलब है दोस्तों कि वेब पेज के अंदर एडिशनल एड्रेस स्पेस को प्रोवाइड करवाने के लिए लैंस और बैंस नेटवर्क के अंदर आईपी एड्रेस को रिजर्व करने के लिए, यानी आईपी एड्रेस को फिक्स करने के लिए सबनेटिंग का यूज करते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा सबनेटिंग। अब नेक्स्ट टेक्निकल फीचर्स की ओर बढ़ते हुए हम लोग चलते हैं दोस्तों, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैसेजिंग। कहने का मतलब है कि किसी भी पर्टिकुलर डेटा को एक जगह से दूसरे जगह पे भेजना है या फिर दूसरे जगह से रिसीव करना है, दैट मीन्स उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है या फिर मैसेजिंग करना हो, तब हम लोग कैसे करेंगे अपने इंफॉर्मेशन को। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों, किसी भी इंफॉर्मेशन का डिस्ट्रीब्यूशन हेतु जनरली 3 तरह के प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं, जिसमें से सबसे फर्स्ट प्रोटोकॉल हम लोग जानते हैं दोस्तों एफटीपी, जैसा कि प्रीवियस ट्यूटोरियल में भी हम लोग देखे थे, जिसको हम लोग बोले थे क्या, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके अलावा एचटीटीपी, जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों क्या, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके अलावा एक और प्रोटोकॉल यूज किया जाता है दोस्तों, जिसको बोलते हैं हम लोग एसएमटीपी, यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या फिर उसी को बोलते हैं दोस्तों सिंपल मैसेजिंग ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो चलिए दोस्तों एक एक करके हम लोग देखते हैं आज फिर से इस ट्यूटोरियल में कि एफटीपी क्या होता है। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं दोस्तों कि एफटीपी जो होता है वो एक रिलायबली ट्रांसफरिंग फाइल्स के लिए यूज किया जाता है। रिलायबली ट्रांसफरिंग फाइल्स कहने का मतलब पूरी तरह से कंप्लीट ट्रांसफर के लिए वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम में ओवर ए नेटवर्क। कहने का मतलब है कि एक नेटवर्क का यूज करके एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में किसी भी डेटा या फाइल्स को रिलायबली ट्रांसफर कर देना, दैट मीन्स पूरी तरह से ट्रांसफर कर देना दोस्तों, कहलाता है एफटीपी। दैट मीन्स जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर रिलायबली ट्रांसफरिंग फाइल्स। यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल किस लिए यूज किया जाता है, तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में एक नेटवर्क का यूज करके रिलायबली ट्रांसफरिंग के लिए यूज किया जाता है। जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर ओवर द नेटवर्क। कहने का मतलब है कि एफटीपी का यूज किया जाता है दोस्तों कंप्यूटर के अंदर एक नेटवर्क का यूज करके वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम किसी भी फाइल्स को या डेटा को रिलायबली ट्रांसफरिंग के रूप में। चलिए दोस्तों, तो ये था हमारा एफटीपी। नेक्स्ट प्रोटोकॉल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और नेक्स्ट प्रोटोकॉल जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं दोस्तों एसएमटीपी, दैट मीन्स सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो होता है वो एक इंश्योर करने का काम करता है, दैट मीन्स कंफर्म करने का काम करता है कि सिस्टम के द्वारा भेजा गया मैसेज डायरेक्टली वे में, यानी एक स्पेसिफिक डेस्टिनेशन एड्रेस पे पूरी तरह से डिस्पैच हो पा रहा है कि नहीं, या फिर कंपोज्ड हो पा रहा है कि नहीं। कंपोज कहने का मतलब दोस्तों कि जो भेजा गया है वो अच्छे तरीके से
यानी एक सुचारू तरीके से एक सीक्वेंस में जा रहा है या नहीं। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि मैसेज पूरी तरह से कंपोज हुआ या नहीं, या फिर मैसेज डिस्पैच हुआ या नहीं, या फिर जो करेक्ट डेस्टिनेशन था जहां पे मैसेज सेंड करना था वहां पे रिलायबली वे में डिलीवर हुआ या नहीं, इस चीज़ को इंश्योर करने का काम करता है कौन? तो SMTP। चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों इस ट्यूटोरियल के अंदर, जैसा कि देख पा रहे हैं, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू इंश्योर दैट ए मैसेज composed and dispatched for a specific destination address is delivered reliably। कहने का मतलब है दोस्तों कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है वो ये इंश्योर करने का काम करता है कि मैसेज कंपोज या फिर डिस्पैच हुआ या नहीं, किसके लिए? तो किसी भी स्पेसिफिक डेस्टिनेशन एड्रेस के लिए, या फिर उस स्पेसिफिक डेस्टिनेशन एड्रेस पे या फिर जो करेक्ट लोकेशन था उस पे मैसेज डिलीवर हुआ या नहीं। तो ये चीज़ हम लोग देखें दोस्तों कि SMTP का यूज किया जाता है इंश्योर करने के लिए, दैट मीन्स अपने मैसेज के बारे में कन्फर्मेशन करने के लिए। अब चलिए दोस्तों, जैसा कि हम लोग नीचे के पैराग्राफ में देख पा रहे हैं कि ईमेल जो होता है दोस्तों वो जनरली दो तरह का कंपोनेंट यूज करता है, जिसमें एक कंपोनेंट को हम लोग बोलते हैं यूजर इंटरफेस कंपोनेंट और दूसरे कंपोनेंट को बोलते हैं दोस्तों क्या? MTA कंपोनेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं पूरी तरह से मैसेज ट्रांसफ़र एजेंट। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं आज के इस ट्यूटोरियल में कि एन यूजर इंटरफेस क्या होता है और MTA क्या होता है, दैट मीन्स मैसेज ट्रांसफ़र एजेंट क्या होता है। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों कि इट इज ऑल्सो नोन एज मेल रीडर, दैट मीन्स यूजर इंटरफेस को और किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो मेल रीडर। कहने का मतलब है कि ईमेल जो हम लोग करते हैं उसको सिस्टम रीड करने का काम करता है। तो सिस्टम रीड करने का काम करता है दोस्तों, और रीड करके यूजर के थ्रू इंटरेक्ट कर देता है, इसीलिए हम लोग इसको यूजर इंटरफेस या फिर मेल रीडर भी बोलते हैं। लेकिन इसका यूज क्यों किया जाता है दोस्तों? तो चलिए हम लोग देखते हैं, जैसा कि देख पा रहे हैं, विच इज यूज्ड टू कंपोज एंड रीड ए मैसेज, रिप्लाई टू ए सेंडर एंड डिस्पोज द मैसेज। यानी इसका यूज क्यों किया जाता है दोस्तों? तो मैसेज को कंपोज और रीड करने के लिए यूज किया जाता है, या फिर सेंडर को रिप्लाई करने के लिए यूज किया जाता है, या फिर वो मैसेज का काम हो गया तो उसको डिस्पोज करने का, या फिर उसको रिमूव करने का, या फिर उसको एक बिन में ट्रैश करने के लिए यूज किया जाता है दोस्तों। किसका? तो एन यूजर इंटरफेस का, जो कि एक ईमेल ट्रांसफ़र सिस्टम के लिए यूज किया जाता है, यानी ईमेल ट्रांसफ़र सिस्टम के अंदर कंसिस्ट होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट आगे की ओर हम लोग बढ़ते हुए चलते हैं, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे MTA क्या होता है, दैट मीन्स मैसेज ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या होता है, सॉरी मैसेज ट्रांसफ़र एजेंट क्या होता है। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं दोस्तों कि मैसेज ट्रांसफ़र एजेंट जो है वो एक मैसेज को ट्रांसफ़र करने का काम करता है एक डेस्टिनेशन के ऊपर। लेकिन एक डेस्टिनेशन, किस तरह का डेस्टिनेशन, यानी किस बेस पे काम करता है? तो एक ऐसा बेस पे काम करता है दोस्तों जो कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, जिस फॉर्मेट को हम लोग बोलते हैं RFC 822। कहने का मतलब RFC 8222 एक तरह का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, और इसी बेसिस पे मैसेज ट्रांसफ़र एजेंट जो होता है वो अपने मैसेज को वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम ट्रांसफ़र करने का काम करता है दोस्तों, जो कि एक ईमेल के अंदर, यानी एक ईमेल ट्रांसफ़र सिस्टम के अंदर इंक्लूड होता है। तो जैसा कि हम लोग इस ट्यूटोरियल में देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे मैसेज ट्रांसफ़र एजेंट दैट मीन्स MTA ट्रांसफ़र द मैसेज टू द डेस्टिनेशन बेस्ड ऑन ए स्टैंडर्ड फॉर्मेट। स्टैंडर्ड फॉर्मेट का नाम क्या है दोस्तों? RFC 822। कहने का मतलब है कि MTA एक तरह का मैसेज ट्रांसफ़र एजेंट होता है, जो क्या करता है, एक मैसेज को वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम दैट मीन्स करेक्ट डेस्टिनेशन के ऊपर एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट RFC 822 का यूज करके सेंड करने का काम करता है, मैसेज को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। तो चलिए दोस्तों इस तरह से हम लोग देखें कि ईमेल जो होता है, ईमेल ट्रांसफ़र सिस्टम जो होता है वो दो तरह के कंपोनेंट को यूज करता है, यानी दो तरह के कंपोनेंट को कंसिस्ट करता है, जिसमें सबसे पहला हम लोग देखें दोस्तों एन यूजर इंटरफेस, और सेकेंड इंटरफेस में हम लोग देखें क्या? MTA, जिसको हम लोग बोलते हैं मैसेज ट्रांसफ़र एजेंट। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट ट्यूटोरियल की ओर आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं आगे की ओर HTTP क्या होता है, दैट मीन्स हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो होता है
वो एक तरह का सेट ऑफ रूल्स होता है, यानी ढेर सारे नियमों का कॉम्बिनेशन होता है, सेट ऑफ रूल्स होता है दोस्तों, जिसका यूज किया जाता है किसी भी मैसेज को स्टैटिकली या फिर डायनेमिकली रूप में एक जगह से दूसरे जगह पे सेंड करने के लिए। किसका यूज करके? तो एक नेटवर्क का यूज करके। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं दोस्तों इस ट्यूटोरियल में, ध्यान देंगे यहाँ पे, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज ए सेट ऑफ रूल्स। यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या है दोस्तों? तो एक तरह का सेट ऑफ रूल्स है, दैट मीन्स ढेर सारे रूल्स का कॉम्बिनेशन है, विच इज यूज्ड टू कम्युनिकेट ओवर द नेटवर्क एंड डिलीवर अ स्टैटिक एज वेल एज डायनेमिक कंटेंट। कहने का मतलब है दोस्तों कि ये एक तरह का सेट ऑफ रूल्स होता है जिसका यूज किया जाता है कम्युनिकेशन के लिए ओवर द नेटवर्क, दैट मीन्स नेटवर्क का यूज करके किसी भी तरह के कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है दोस्तों। वो कम्युनिकेशन किसी भी तरह का हो सकता है, चाहे वो स्टैटिकली हो या फिर वो डायनेमिक इंफॉर्मेशन हो, यानी दोनों तरह के इंफॉर्मेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं HTTP। तो ये देखें दोस्तों हम लोग क्या कि HTTP क्या होता है। अब चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं एक और इंटरफेस जिसको हम लोग बोलते हैं ग्राफिकल एंड नेविगेशनल इंटरफेस। कहने का मतलब तो है दोस्तों कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक ई-कॉमर्स कंपनी के लिए ग्राफिकल और नेविगेशनल इंटरफेस क्या होता है। तो चलिए दोस्तों इसके अंदर हम लोग जानेंगे आज वेब ब्राउज़र के बारे में, HTML के बारे में और CGI के बारे में, जिसका मतलब होता है दोस्तों कॉमन गेटवे इंटरफेस। कहने का मतलब है कि ये चार तरह के पार्ट जो हैं दोस्तों, ये चारों तरह के पार्ट को जब एक साथ कंबाइन कर दिया जाता है तब उसको हम लोग बोलते हैं ग्राफिकल एंड नेविगेशनल इंटरफेसेस फॉर ई-कॉमर्स। यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो वेब ब्राउज़र होता है दोस्तों, HTML होता है या फिर CGI होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन गेटवे इंटरफेस। तो चलिए दोस्तों सबसे फर्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हुए हम लोग जैसा कि देख पा रहे हैं वेब ब्राउज़र। यानी वेब ब्राउज़र क्या होता है? तो वेब ब्राउज़र बस कुछ नहीं है दोस्तों, एक तरह का क्लाइंट प्रोग्राम है जो क्या करता है, इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन इंफॉर्मेशन को एक्सेस कैसे करेगा? तो वो वेब सर्वर के थ्रू या फिर किसी भी रेंडर के थ्रू। रेंडर क्या करता है? तो जो भी क्लाइंट के अंदर डेटा स्टोर होते हैं उसको स्क्रीन तक लाने का काम करता है दोस्तों कौन? रेंडर। कहने का मतलब है कि वेब ब्राउज़र क्या होता है? तो जैसा कि हम लोग इस ट्यूटोरियल में देख पा रहे हैं, इट इज ए क्लाइंट प्रोग्राम, यानी ये एक तरह का क्लाइंट प्रोग्राम होता है यूज्ड टू एक्सेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेब सर्वर्स। कहने का मतलब है कि ये यूज क्यों किया जाता है? तो इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए। इंफॉर्मेशन को एक्सेस कहाँ से करेगा? तो वेब सर्वर से, दैट मीन्स www से एक्सेस करेगा। एंड रेंडर द डिलीवर्ड कंटेंट ऑन द स्क्रीन ऑफ क्लाइंट। कहने का मतलब है दोस्तों कि जितने भी डिलीवर्ड कंटेंट होंगे उसको रेंडर करने का काम करेगा, दैट मीन्स स्क्रीन पे उसको डिस्प्ले करवाने का काम करेगा। इसीलिए बोलते हैं दोस्तों कि वेब ब्राउज़र एक तरह का क्लाइंट प्रोग्राम होता है जिसको जनरली यूज किया जाता है किसके लिए? तो एक इंफॉर्मेशन को वेब सर्वर के थ्रू एक्सेस करवाने के लिए यूज किया जाता है। तो ये था दोस्तों हमारा वेब ब्राउज़र। अब आगे की ट्यूटोरियल की ओर बढ़ते हुए हम लोग चलते हैं दोस्तों, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे HTML क्या होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों HTML का मतलब ही होता है क्या? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। कहने का मतलब है कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एक तरह का टेक्स्ट एडिटर है जिसके अंदर किसी भी तरह के वेब डॉक्यूमेंट्स को राइट किया जा सकता है, वेब डॉक्यूमेंट्स को लिखा जा सकता है। लेकिन किसका यूज करके? तो उसके लिए टैग्स फॉर्मेट का यूज किया जाता है दोस्तों, और उसी टैग्स फॉर्मेट को यूज करके हम लोग अपने वेब पेज को डिजाइन भी कर लेते हैं और उसको उसके अंदर जो कंटेंट होता है उसको डिस्प्ले भी करवा देते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं इस ट्यूटोरियल के अंदर HTML के बारे में। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, इट इज यूज्ड फॉर राइटिंग वेब डॉक्यूमेंट्स
दैट कैन बी इंटरप्रेटेड बाय वेब ब्राउजर्स। कहने का मतलब है दोस्तों कि ये जो होता है यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो होता है वो किसी भी वेब डॉक्यूमेंट को राइट करने के लिए, उसको लिखने के लिए यूज किया जाता है, जो क्या करता है, इंटरप्रेटेड होता है दोस्तों वेब ब्राउजर के थ्रू। दैट मीन्स वो वेब ब्राउजर में खुलने के लायक होता है, वेब ब्राउजर में उसको हम लोग ओपन कर पाते हैं। लेकिन कैसे, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं जैसा कि एंड यूज्ड टैग्स फॉर्मेट्स फॉर द डिस्प्लेइंग ऑफ कंटेंट। दैट मीन्स एक वेब ब्राउजर के अंदर कंटेंट को डिस्प्ले करवाने के लिए टैग्स फॉर्मेट का यूज किया जाता है दोस्तों। और इस तरह के जो कंपाइलर है, इस तरह के एडिटर जो है दोस्तों, इस तरह के इंटरफेस हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, HTML, जिसको पूरा नाम है दोस्तों हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये था दोस्तों हमारा HTML। तो चलिए दोस्तों आगे की ट्यूटोरियल की ओर बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं अब एक और लैंग्वेज जिसका नाम है XML, जिसको हम लोग पूरा नाम बोलते हैं दोस्तों एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज जो है वो डेटा मैनेजमेंट कैपेबिलिटी को इंक्लूड करता है, जो कि HTML प्रोवाइड नहीं करता है। यानी HTML जो है वो डेटा को मैनेज नहीं करता है, और इस प्रॉब्लम से बचने के लिए एक और लैंग्वेज को लाया गया जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों क्या, XML, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। इसीलिए दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं कि एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज जो होता है वो जनरली क्यों फेमस हुआ, क्योंकि ये जो होता है वो डेटा मैनेजमेंट कैपेबिलिटी को, यानी डेटा को मैनेज करने के तरीके को कंटेन करने का काम करता है, इंक्लूड करने का काम करता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज की ओर कि ये क्या होता है। तो जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, ध्यान देंगे यहाँ पे, इट इंक्लूड्स डेटा मैनेजमेंट कैपेबिलिटी, यानी ये जो होता है वो डेटा मैनेजमेंट कैपेबिलिटी को इंक्लूड करता है। दैट HTML कैन नॉट प्रोवाइड, यानी HTML जो है वो डेटा मैनेजमेंट फैसिलिटी को प्रोवाइड नहीं करता है दोस्तों, और XML जो है इसको इंक्लूड करने का काम करता है। अब देखते हैं कि ये क्यों ज़रूरी है। तो जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, इट अलाउज कंपनी टू हैव देयर ऑन टैग्स एंड कैन हैंडल मोर इन्फॉर्मेशन एलिमेंट्स। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि ये जो होता है वो पर्टिकुलर कंपनी के लिए, या फिर अपने ई-कॉमर्स कंपनी के लिए, या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसके अपने टैग्स को कंबाइन करने का काम करता है दोस्तों, उसके अपने टैग बनाने का फैसिलिटी देता है। और वो टैग किसके लिए हैंडल किया जाता है, यानी वो टैग क्या करता है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का जितने भी इंफॉर्मेशन एलिमेंट होते हैं वो सारे को हैंडल करने का काम करता है। इसीलिए दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, जो कि HTML से ज़्यादा एक्सटेंडेड है। तो ये था दोस्तों हमारा XML, जिसको हम लोग बोले एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। अब एक और हम लोग इंटरफेस देखते हैं दोस्तों, जो कि एक ई-कॉमर्स कंपनी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरफेस है। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, नेक्स्ट इंटरफेस के रूप में CGI, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन गेटवे इंटरफेस, जो कि एक स्क्रिप्ट को यूज करता है अपने सर्वर के ऊपर। यानी सर्वर के ऊपर स्क्रिप्ट कहने का मतलब उसको अपने तरीके से हैंडल करवाना। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं दोस्तों CGI क्या है, तो चलिए देखते हैं कॉमन गेटवे इंटरफेस के बारे में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि CGI जो होता है वो किसी भी सर्वर के ऊपर स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करवाने का कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है। कहने का मतलब है दोस्तों कि किसी भी वेब सर्वर के ऊपर, जैसे मान लिया जाए कि गूगल क्रोम खोले, उसके अंदर कोई प्रोग्राम सर्च किए, तो उसके अंदर यानी एट ए टाइम उसमें कुछ एक्सचेंजिंग करने का फैसिलिटी प्रोवाइड करता है दोस्तों। कौन? CGI, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन गेटवे इंटरफेस। जैसा कि यहाँ पे इस ट्यूटोरियल में हम लोग देख पा रहे हैं, इट ऑफर्स द कैपेबिलिटी टू एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट्स। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि ये जो होता है वो ऑफर करता है, यानी प्रोवाइड करता है एक वेब सर्वर के ऊपर स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करवाने का फैसिलिटी। आगे की ओर हम लोग देखते हैं, एंड डिलीवर द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स टू द क्लाइंट रिमोटली। इसके अलावा एक और फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, डिलीवर द एप्लीकेशन प्रोग्राम,
टू द क्लाइंट रिमोटली, यानी क्लाइंट के ऊपर रिमोट वे में यानी हाई स्पीड के साथ किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम को डिलीवर करने का काम करता है। कौन? CGI, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन गेटवे इंटरफेस। तो इस तरह से देखें दोस्तों आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग कि किसी भी ई कॉमर्स कंपनी के लिए टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, जिसके अंदर हम लोग देखें कि टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत इंटरनेट देखें हम लोग दोस्तों, इंट्रानेट देखें, सबनेट देखें, एक्स्ट्रानेट देखें, 3 तरह के प्रोटोकॉल देखें। तो इस तरह से हम लोग देखें दोस्तों इस ई कॉमर्स कंपनी के लिए यानी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे काम करता है। तो दोस्तों अभी तक यदि समझने में किन्हीं को प्रॉब्लम होगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में आकर के अपने प्रॉब्लम को जरूर डिस्क्राइब करें दोस्तों, ताकि मैं आप लोग के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। और आज तक के लिए इस वीडियो ट्यूटोरियल में इतना ही। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में दोस्तों ई कॉमर्स के साथ। धन्यवाद।